तो पिछली बार मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे आप बैक टेस्टिंग के लिए डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि फ्रॉम डेट और टू डेट जो हमने ली थी वो 1 महीने की ली थी, बट हमारे पास मैक्सिमम 60 डेज की ले सकते हैं 1 मिनट में। फिर सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि जो हमारा टोकन है उसको हम कैसे ऑटोमेट करें, प्लस हमारा जो ट्रेडिंग टोकन है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट टोकन है, उसको हम कहाँ से फेच करें। उसके अलावा हमारी सॉर्ट कैसे करें, डेटा को स्टोर कैसे करें, क्योंकि हमने खाली प्रिंट करके देखा था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा था, बट उसको हमको कहीं स्टोर करना होगा तब जाके वो एक्सेसिबल हो पाएगा। फिर हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट है जो हमको करनी है, जैसे कि बैक टेस्टिंग के लिए हमको उसको कैसे यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में ऑटोमेटिकली कोड अपडेट हो जाए। तो ये कुछ लिमिटेशन है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम का कैसे करें ये भी एक लिमिटेशन है। तो अभी हम लोग इसमें हम वन बाय वन लिमिटेशन एड्रेस करना चालू करेंगे। मतलब आपने बैक टेस्टिंग के लिए डेटा गैदर करना सीख लिया है, बट उसमें हम कैसे एडवांस जा सकते हैं और बहुत सारी प्रोसेस को ऑटोमेट बना सकते हैं, वो सब हम आगे सीखने वाले हैं। अब पिछली बार हमने ऐसे कुछ प्रिंट करके देख लिया था जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ सिखा देता हूँ। पहली चीज़ ये कि जो आपने काइट ENC टोकन डाला है वो वैलिड है कि नहीं, वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके यहाँ पर काइट डॉट प्रोफाइल करके लिखेंगे, और उसके बाद अगर आप यूज़र आईडी डाल देते ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो फिर आपको यूज़र आईडी देगा। मतलब जो यूज़र आईडी आपने डाली वो अगर यहाँ प्रिंट होकर आ जाती है, इसका मतलब आपका ENC टोकन काम कर रहा है, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन भी काम कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें सही चल रही है। तो एक्चुअली मैंने पिछली बार यूज़र आईडी में थोड़ा सा वो जो ये जो साइन होता है ना, ये नहीं लगाया था, इसको हाइफन ही बोलते हैं आई थिंक सो। तो अभी मैंने वो लगा दिया है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो मुझे यूज़र आईडी लिखी हुई आनी चाहिए। अगर ये लिखी हुई आ रही, इसका मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा है, मेरा प्रोग्राम करेक्ट काम कर रहा है, मतलब काइट प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड हो गया है। अब हम दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। पिछली बार हमने प्रिंट करके देखा था सारी चीज़ों को, जो हमने बैक टेस्टिंग के लिए डेटा लिया था। तो वो कहाँ तक था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली प्रोग्राम में लाइन लिखी थी अपन ने, और इसमें हमने इसको प्रिंट करके देखा था। अब प्रिंट किया था तो उसका फॉर्मेट कुछ अलग था। तो अभी क्या करते हैं, जो प्रिंट किया ना उसको हम फाइल में सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए ये कुछ कोड है जिसको मैं सेव करके देखूंगा। अब सेव करके क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं है और हमको रीडेबल फॉर्म में बनाना है। कारण ये है कि आप और हम एक्सेल की लैंग्वेज जल्दी समझ जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आएगा तो हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर एक्सेल के फॉर्म में, कॉलम और रो के फॉर्म में जो भी लिखा हुआ आता है वो हम इजीली समझ सकते हैं। तो हम उस फॉर्मेट में उसको बनाना चाहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम जो भी डेटा आ रहा है उसको कोई टेक्स्ट फाइल में लिख लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर सोचते हैं कि कैसे हम इसको डेटा फ्रेम यानी एक्सेल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहले चलो हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है वो बता देता हूँ। अपना हिस्टोरिकल डेटा यहाँ तक आ गया था। अब उसको हम एक फाइल बना रहे हैं, डिक्शनरी आउटपुट डॉट TXT। इसमें हम स्टोर करेंगे उन टेक्स्ट को। ठीक है। अब वो टेक्स्ट बहुत सारे होंगे इसीलिए हमको स्टोर करना जरूरी है, फिर उसको सॉर्ट आउट और क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। अब उसके बाद हमने विद ओपन करके उस फाइल को ओपन किया एज फाइल। ठीक है। और उसमें क्या किया हमने, की और वैल्यूज ली डिक्शनरी से, और उसको हम उस टेक्स्ट फाइल में लिखेंगे। और उसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले की लिखेंगे, फिर दो ऐसे वाले डॉट लगाएंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे, और फिर हर एक की वैल्यूज को हम नई लाइन में चालू करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर स्लेशन लगा रखा है। अगर आप स्लेशन नहीं लगाएंगे तो क्या है ना, उसी लाइन में चलता जाएगा। तो हमको स्लेशन लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया था ताकि हम इजीली रीड कर पाए। चलिए तो इसको रन करके देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ तक कहानी जाती। इसको मैंने रन किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि 20th जो लाइन है ये कुछ मेरे को एरर दे रही है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली हिस्टोरिकल डेटा लिख के देखता हूँ। अगर वो हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बोल रहे हैं राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। इसका मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये हमारा लिस्ट फॉर्मेट में। लिस्ट मतलब दो उसके आसपास ऐसे चौकोर वाले ब्रैकेट रहते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट, वो लगे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम इसको लिखेंगे और नई लाइन में लिख लेंगे। चलिए तो वही करते हैं हम लोग। लिस्ट से कैसे डेटा को निकालेंगे, फॉर, अब आपको मैंने स्क्रीन पर कुछ बताया, ये देखिए ये कुछ इस फॉर्मेट में वो डेटा ऐसे लिस्ट है। एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर है, एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर है, और इसके बीच में कुछ डेटा है। तो इसको हमने इटरेट कर लिया है, हर एक आइटम को वो निकालेगा और उसको इसमें लिखेगा, और स्लेशन जो हमने लगाया यहाँ पर ये उसको मेक श्योर करेगा कि नई लाइन से स्टार्ट हो हर एक चीज। ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। डायरेक्टली रन नहीं करने वाले हम लोग। कभी भी आपको रन करना हो और आपको देखना हो कि हर टाइम पे क्या आउटपुट आ रहा है। अभी क्या फाइनल आउटपुट पता चलता है अपने को, फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, एरर आ रही है, तो बीच में डेटा का क्या फॉर्मेट था, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते। आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और ये वाली मकड़ी है ना, इस मकड़ी के ऊपर क्लिक करना है। इसको बग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आएगा और एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। मतलब इससे पहले वाली स्टेप सारी एग्जीक्यूट हो चुकी। तो हिस्टोरिकल डेटा था ना वो इस फॉर्मेट में था। अगर आप यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा हिस्टोरिकल डेटा दिख जाएगा। मतलब वो कुछ इस फॉर्मेट में था। जो मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो कुछ इस प्रकार की लिस्ट थी। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कहाँ पर बंद हो रहा है, और इस फॉर्मेट में था। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं क्लोजिंग प्राइस ये था, डेट ये थी। अभी इसको कैसे पढ़ोगे आप, इट शुड मेक सम सेंस ऑल्सो ना।
हाई है, लो है, बार बार मुझे हाई लो लिखने की जरूरत क्या? अगर मैं हाई का कॉलम अगर क्रिएट कर दिया उसके अंदर सारे हाई आएंगे, लो के अंदर लो आएंगे, वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हमारा ये हो गया। अभी देखो इसके अंदर ये सारा डेटा था। लिस्ट में पहली लिस्ट कैसे शुरू होती है? 0 नंबर से चालू होती है, 1 से नहीं चालू होगी, 0 1 2 3। तो अगर लिस्ट में 2 आइटम है तो पहला 0 उसका इंडेक्स रहेगा, सेकंड का 1 रहेगा, ठीक है? तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया। अभी आपने को दिख गई कि हाँ ये लिस्ट है भाई। अभी हम लोग एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब हम जब ये वाला या फिर कोई भी एक इसमें से ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैं इसको ट्राई करता हूँ। मैं आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझाऊंगा। इसको डीबग बोलते हैं। तभी यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब इसने फाइल ओपन की, मैं इसको दबाऊंगा तो ये दूसरे प्रोग्राम को ये रन करता है, वो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, पाइथन इसलिए सिंपल है क्योंकि पाइथन में क्या है, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल है, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाते हैं। ओके, तो वो ये कि अलग अलग कोड रन होते रहते हैं, हमको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है। चलिए इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर आ गया। ये देखो, ये जो भी यहाँ आ रहा है ना वो लिखा हुआ आता है। अभी जो आई की वैल्यू है ना, ये आई की वैल्यू ये है, यहाँ पर ये जो आइटम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अब ये राइट करेगा, ठीक है भाई, लिखो। तो हर एक जगह क्या वैल्यू आ रही है वो आपको दिखेगा यहाँ पर। जैसे की वैल्यू क्या है आइटम डॉट आइटम्स में, वो यहाँ पर दिखेगा आपको। तो ये सब चीज एक एक लूप दिखेगा, मतलब सिंगल लूप में क्या जा रहा है वो दिखेगा आपको, सारा लूप एक साथ रन नहीं होगा। ये एक प्रो ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आगे भी। जब भी आप कहीं फंस जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे को वैल्यू लिखनी है, वैल्यू देखनी है, वो सब चीज़ आपको यहीं से हेल्प हो जाएगी। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, तो अभी एग्जिट कोड 0 है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अभी हम देख लेते हैं हमारे डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, वो जो भी हमारा करली ब्रैकेट में आ रहा था वो सब गया, और कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। पहली डिक्शनरी थी, उसमें डेट था, ओपन था, हाई था, लो था, क्लोज था, वॉल्यूम था। वॉल्यूम वैसे हमने लिया नहीं क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू हमने 0 रखी थी, मतलब फॉल्स रखा था कि हम उसको नहीं लेना चाहते। बट हमको इन फ्यूचर अगर चाहिए तो हम ले सकते हैं। हाउ निफ्टी केस में हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि निफ्टी का कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसके अंदर जो इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस में जो स्टॉक्स है उनका वॉल्यूम होता है, तो उनको फिर अपने को वहां से उठा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, वो भी ऑटोमेट हो सकता है, वो भी हम आगे जाके देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हर एक डिक्शनरी में क्या क्या वैल्यू थी। तो ये वैल्यू थी। अब मैं हर एक चीज़ को ऐसे पढ़ने तो नहीं जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में आ जाए, मतलब एक्सेल के फॉर्मेट में आ जाए, कि मेरी एक डेट के नीचे सारी डेट हो, हाई के नीचे हाई हो, ओपन के नीचे ओपन, क्लोज के नीचे क्लोज। करेक्ट? तो अब इसको कैसे करना है वो बता देता हूँ। वो बहुत सिंपल है, बट ये प्रोसेस आपको पता होना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। सबसे पहले क्या होता है, आप और हम, फ्रेम का नाम सुना है ना, उसको हम डेटा फ्रेम यूज़ करने वाले। जैसे हम अपनी फ्रेम बना के यूज़ करते हैं, फ्रेम बनाई, उसके अंदर अपना फोटो लगा दिया, ऐसे एक फ्रेम रहती है, उसके अंदर डेटा लिख दिया, वो डेटा भी टेबुलर फॉर्म में आएगा अगर आप पांडा का यूज़ करके लिखेंगे। तो पांडा एक बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है जो आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगी। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब किसी ने लिख रखा है, वो आपको पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल भी हो जाता है, पिप। तो मैं यहाँ पर पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा, मैं इंपोर्ट ही करूँगा, इंपोर्ट पांडा एस पीडी। वैसे कभी आप फंस जाए, थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, आपको हो जाएगा, उतना बड़ा इशू नहीं होता है आजकल। ठीक है, तो अभी आपने पांडा में ले लिया। अभी मुझे ये पूरी की पूरी चीज़, इतनी सारी माता बच्ची नहीं चाहिए, मुझे इसको खाली एक्सेल फॉर्मेट में लिखना है ताकि मेरी चीज़ें काम हो जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? अब मैं बोलता हूँ हिस्टोरिकल डेटा का डाटा फ्रेम बना रहा हूँ, डेटा फ्रेम को मैं हिस्टोरिकल डेटा डीएफ लिख रहा हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, अब इसको डेटा फ्रेम को लिखना है, लिखूंगा कैसे भाई? मैं तो पहले लिखूंगा पीडी, क्योंकि मैंने यहाँ पांडा को एज ए पीडी इंपोर्ट किया है। ठीक है, फिर ये डेटा फ्रेम आ रहा है उसको लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा। तो ये ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी बनी हुई है उसमें मुझे कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो फिर हमको उसको लूप में रन करना होगा और उसके बाद वो सारा डेटा लेना होगा। समझ के? अगर लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज है, मल्टीपल डिक्शनरी 1 2 3 4, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली उसको अरेंज करके दे देगा। और ये पाइथन की बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको कोई अलग अलग मॉड्यूल यूज़ नहीं करने पड़ते। अब अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रिंट करके बताऊँ तो पहले प्रिंट करके बता देता हूँ। ठीक है, डेटा फ्रेम यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगा, मैं रन करके बता देता हूँ। हर बार वो अपना मकड़ी वाला रन करने की जरूरत नहीं, जहाँ फंसते हैं वही रन करना। ये देखो, आपको ईजिली यहाँ दिख गया ना ये सब चीज़ें। अब डेटा फ्रेम जब भी बनाते हैं, आप मेक श्योर करिए कि उसमें एक इंडेक्स जरूर डालें। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, हर एक डेटा को एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, हर एक रो को। नहीं समझे? अगर मान लो आपके यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, आपकी कंपनी में, आपने कोई कंपनी खोली, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, आपके क्लास में बहुत सारे लोग हैं, और सबका नेम और सरनेम सेम है, सबका नहीं बोलूँगा, 3 4 का, तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे ना। तो अगर हर एक को रोल नंबर असाइन कर दिया तो ईजी हो जाएगा। करेक्ट है ना? 1 2 3 4, तो रोल नंबर असाइन करना पर्टिकुलर चीज़ को, वो रो हो गई, सबके नाम रो हो गई, और उसके अगेंस्ट आप रोल नंबर असाइन कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स असाइन कर रहे हैं। इंडेक्स का नंबर है वो 0 1 2 3। ठीक है, तो ये रोल नंबर ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा अगर आप कुछ नहीं करते तो। और रोल नंबर यूनिक होते हैं, तो वैसे ही अपने को पता है कि अगर डेट यूनिक होने वाली तो हम डेट असाइन कर सकते हैं, और नहीं भी असाइन करेंगे तो 0 1 2 3 लगा देगा, तो उसके हिसाब से आप कर पाएंगे। अब हमको यहाँ प्रिंट करके तो नहीं देखना था ना, हमको तो चाहिए था कि एक्सेल फॉर्मेट में आ जाए। एक्सेल में भी CSV बेटर है ना, क्योंकि वो बहुत हल्की हो जाती है, मतलब ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं CSV में इसको स्टोर करके देखता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ। क्या फाइल का नाम दूँ? हिस्टोरिकल डेटा डॉट CSV कर देते हैं,
और ये इस पर्टिकुलर टोकन के बारे में सब चीज़ें हो रही है। ओके, ये जो टोकन दिया है इसके बारे में। आगे हम ये भी सीखेंगे मल्टीपल टोकन्स को कैसे हैंडल करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे हैंडल करना है, वो सब हम देखेंगे। तो पहले हम इसको CSV में लेके देख लेते हैं कैसा आ रहा है, कैसा दिख रहा है। CSV में आ गया तो एटलीस्ट आप उसमें कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब एक्सेल में कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म कर पाएंगे। ये मैंने रन कर दिया है, ओके डन। एग्जिट कोड 0 का मतलब होता है सक्सेसफुली रन हुआ, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई। जब भी आपको रन करेंगे, कोई फाइल बनाएगी ना, फाइल अगर बनेगी किधर भी, तो यू विल ऑलवेज सी द नेम ईयर, सी ईयर इट्स हिस्टोरिकल डेटा। और पुराना ये डिक्शनरी आउटपुट डॉट टेक्स्ट था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम इस फोल्डर में जाते हैं और इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। ओके, तो जैसा हमको चाहिए था वैसा आ गया है। अभी इसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम लोग इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम हाई और लो को अगर ब्रेक किया तो लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हाई लो ले लीजिए एक दिन का, और उसको कब ब्रेक किया वो ले सकते हैं। जिनको प्रोग्रामिंग नहीं करनी, जिनको नॉर्मली खाली इसके माध्यम से समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको चार्ट पे अच्छी समझ में आएगी, कुछ चीज़ें आपको एक्सेल में समझ में आएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप एवरेजिंग करने जाएंगे तो एवरेजिंग आपको चार्ट पे अच्छे समझ में नहीं आएगी। मैंने एक बार मीन डाइवर्जन का कोई एग्जांपल बताया था, कोई बोल रहा था इसको रियल टाइम में या फिर बैक टेस्ट करके बताओ, वहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग में समझ में नहीं आएगी। कारण मैं आपको बता देता हूँ। अभी निफ्टी अराउंड 24,100 चल रहा है, ठीक है, और वो 25,000 तक गया था। तो अभी 900 पॉइंट्स डाउन है, मतलब मोटा मोटा तौर पे 1.8%। यस, आप चाहते हैं मोटा मोटा कि मैं एवरेजिंग करना चाहूँ 2% पे, तो फिर आप क्या करेंगे, चार्ट पे आप लगा के देखेंगे तो कैंडल्स दिखेगी, अच्छा नहीं दिखेगा, बट हियर यू कैन सी कि कितना परसेंट मूव किया। इट्स समथिंग लाइक दैट, एंड देयर आर अदर वेज ऑल्सो। मतलब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बैक टेस्टिंग अभी भी एक्सेल में करता हूँ बहुत बार, क्योंकि अलग अलग मेथड में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, तो हमने एक्सेल में लेना सीख लिया है। अभी हम अगले वीडियोज़ में ये देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे डील कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम फ्रेम की वो अलग अलग फाइल कैसे बना सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।